हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हियर। और आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट में यूपीएससी भी कहते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता था। सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रोज वॉकर थे। इसके पश्चात 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। इसी क्रम में आगे 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक प्रकार का स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इस कारण ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और इसकी संरचना देखें हम तो इसमें एक अध्यक्ष और उतने ही सदस्य होते हैं जितना कि भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इतना होता है। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी योग्यता क्या है। तो अध्यक्ष और सदस्य इनमें 50% सदस्य में हम देखें 50% ऐसे सदस्य होना चाहिए जिन्हें 10 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव हो। इसका मतलब है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का सरकारी सेवा दिया हो या उसका अनुभव हो। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। और यदि फर्स्ट महिला अध्यक्ष की बात करें तो रोज विलियम मैथ्यूज है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। यदि इनके निलंबन और पदमुक्ति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति इन्हें निलंबित और पदमुक्त कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही वह इन्हें निलंबित या पदमुक्त कर सकता है। किस आधार भी होना चाहिए उसका, जैसे कि सावित कदाचार है, मानसिक विकृति है, दिवालिया होने पर, तो ये सारे आधार पर भारत का राष्ट्रपति इन्हें पदमुक्त कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जाँच के पश्चात ही। इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं और पद के दौरान पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार के कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वह क्योंकि इतनी सर्वोच्च भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था का अध्यक्ष रह चुका है, तो वह कभी भी यूपीएससी का सदस्य या स्टेट पीएससी का राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता है। और जो यूपीएससी के सदस्य हैं वो यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो प्रतिबंध है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के साथ है कि वह इसका अध्यक्ष और सदस्य नहीं बन सकता, यूपीएससी का भी या स्टेट पीएससी का, जबकि जो सदस्य हैं वे इनके यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। सिविल कोर्ट की शक्ति में जैसे कि पिछले आयोगों में भी आपने देखा कि उन्हें सज़ा देने की शक्ति नहीं होती है, बल्कि वो किसी को समन भेजकर उन्हें पेश कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड्स को लाने के लिए बोल सकते हैं, किसी प्रकार के साक्ष्य को बुला सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें ये पढ़ना होगा कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक, इसे आपको पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो कार्य में हम देखेंगे सबसे मेन कार्य तो एक आपको जैसे बताया भर्ती अभिकरण है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि ये संघ तथा राज्यों की सेवाओं की भर्ती के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसका आयोजन कराता है। और यदि कभी 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग की भर्ती कराने के लिए, संयुक्त भर्ती के लिए आग्रह करें तो वह ऐसा भी कर सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल
इनसे बहुत सारी विषयों पर सलाह ले सकते हैं, क्योंकि यह संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय भी है। तो ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो संघ लोक सेवा आयोग है इनसे सलाह ले सकता है? तो जैसे कि लोक सेवा आयोग में भर्ती की जो रीतियां हैं, कार्य प्रणालियां हैं, इन पर, लोक सेवा आयोग की भर्ती, पदोन्नति, ट्रांसफ़र के मामलों पर, अनुशासनात्मक मामलों पर, जो मतलब लोक सेवकों को के जो अनुशासनात्मक मामले हैं उस पर भी सलाह ले सकता है। लोक सेवा के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाए जाने पर या फिर चलाए जाने की स्थिति में उन्हें न्यायालयीन खर्च देने के मामले पर भी जानकारी ले सकता है, सलाह ले सकता है। लोक सेवा सेवकों के कार्य के दौरान घायल हो जाने की स्थिति में उन्हें पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के दावों पर भी सलाह ले सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं जिस पर संघ लोक सेवा आयोग से राष्ट्रपति राज्यपाल किसी भी प्रकार कोई परामर्श कर सकता है। और ये तो थे इसके कार्य जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि अनुच्छेद 323, 315 से 323 तक जैसे मैंने बताया लोक सेवा आयोगों के बारे में दिया गया है। तो 323 में दिया गया है कि भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है वह प्रतिवर्ष अपना कार्यों को संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखता है। संसद में उस पर विस्तृत चर्चा होती है, और जैसे कि कोई सिफारिश है तो सामान्यतः तो इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी सरकार इन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन जो सरकार को उस समय अस्वीकृति का कारण व्यवस्थापिका को बताना पड़ता है। तो ये था आपका संघ लोक सेवा आयोग। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1919 भारत शासन अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1926 को भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में। तो ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ये किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था? आपको उस कमीशन का नाम बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।